तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जोरों बहस ये मुद्दा। गिड़गिड़ाने का यहां कोई असर होता नहीं। पेट भरकर गालियां दो, आह भरकर बद्दुआ। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए एक लाश चलनी चाहिए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान है। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, मैं चुप कैसे रहूं। हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कौन है जो इन पंक्तियों को कभी न कभी छूकर न गुजरा हो। जमाना सोशल मीडिया का है, लोगों की शोहरत का अंदाजा भी लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स के हिसाब से ही लगाया जाता है। और जब ये लाइन बाजार में आई थी कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं, तो यकीन मानिए कम से कम आधा देश दोबारा प्यार में पड़ गया था। और लाइक, कमेंट तो बस आप गिनते रह जाओगे, लेकिन जिन्होंने इसे लिखा था उनकी शोहरत का अंदाजा आज हमें लगाना है। लाइनें 1975 से पहले लिखी गई थी और ये वही शायर थे जिन्होंने एक जीते हुए आदमी के ऊपर से प्यार की रेलगाड़ी गुजार दी, तो वहीं दूसरी तरफ एक मरते हुए आदमी को वो जुनून दिया कि वो आसमान में भी छेद कर सकता है। जिनके दिमाग से ये दोनों ही कृतियां निकलकर कलम के रास्ते बाहर आई, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो हिंदी साहित्य जगत का ये वो सितारा है जो कि लाखों लाख बरस तक ऐसे ही चमकता रहेगा, लेकिन आम लोगों से इनको रूबरू कराना मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसा नहीं है कि बस इन दो रचनाओं तक ये कवि सीमित थे। आज हम जानेंगे उनके नाम को भी और उनके इस लाजवाब काम को भी। पर पहले तो किसी रेल सी गुजरती है, इन पंक्तियों को मैं आपके लिए पूरा कर देता हूं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। हर तरफ एतराज होता है अगर मैं रोशनी में आता हूं। एक बाजू उखड़ गया है जब से और ज्यादा वजन उठाता हूं। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितना करीब पाता हूं। कौन ये फासला निभाएगा। मैं फरिश्ता हूं, सच बताता हूं। मैं फरिश्ता हूं, सच बताता हूं। जी हां, दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य जगत का एक ऐसा होनहार कवि जिसकी कलम ने प्यार और अंगार दोनों खूब बरसाए। जन्म परतंत्र भारत में हुआ, तारीख थी 1 सितंबर 1933 और जगह जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। प्रतिभा तो पहले से ही कूट कूट कर भरी थी, पर हर पिता की तरह इनके पिता की आंखों में भी एक सपना बस गया कि आजाद भारत में मेरा बेटा IAS बनेगा, जो कि आज भी हर पिता का सपना होता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो कविता और गजलों का ये जादूगर हिंदी साहित्य को कैसे मिल पाता। और आगे जो भी हुआ वो हिंदी साहित्य का एक स्वर्णिम पृष्ठ है जो आज भी हमारे और आप सबके दिलों में जगमगा रहा है। प्रेम को ही लेकर दुष्यंत कुमार जी के द्वारा की गई एक और रचना मैं आपके सामने लेकर आता हूं। आपके दिल को थोड़ा सा बुदबुदा न दे तो फिर बात ही क्या है। तुमको निहारता हूं मैं सुबह से रितंबरा, अब शाम हो गई मगर मन नहीं भरा। खरगोश बनकर दौड़ रहे हैं तमाम ख्वाब, फिरता है चांदनी में सच डरा डरा। पौधे झुलस गए हैं मगर एक बात है, मेरी नजर में अब भी चमन है हरा भरा। लंबी सुरंग सी है तेरी जिंदगी तो बोल, मैं जिस जगह खड़ा हूं वहां है कोई सिरा। माथे पे हाथ रख के सोचते हो तुम, गंगा कसम बताओ क्या है माजरा, क्या है माजरा।
वाह क्या बात है, श्रृंगार रस में डुबो डुबो कर लिखी गई हैं ये पंक्तियां। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि दुष्यंत की कलम ने प्यार और अंगार दोनों ही जमकर बरसाए हैं। आपने यहां दुष्यंत का प्रेम तो देख लिया, पहले उनका दर्द देखेंगे और उसके बाद उनका आक्रोश क्या है इससे आपका परिचय कराएंगे। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जोरों बहस ये मुद्दा। मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह। जिंदगी ने जब छुआ तो फासला रखकर छुआ। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। पेट भरकर गालियां दो, आह भरकर बद्दुआ। क्या वजह है प्यास ज्यादा तेज लगती है यहाँ। लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं। इस अंगीठी तक ध्यान से सुनिएगा, इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो। जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हो। उनके हाथों में है पिंजरा और पिंजरे में सुआं। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। खुलती नहीं है खिड़कियां। आज भी कौन है पड़ोस में, मर गया या जी गया, खुलती नहीं है खिड़कियां। अच्छा, ये बात मैंने अक्सर देखी है कि कवि अपनी लेखनी के प्रवाह को आत्मसात करती अपने लिए एक पहचान का भी चुनाव करते हैं। जैसे वैद्यनाथ मिश्र आगे चलकर बाबा नागार्जुन हो गए या रामनाथ सिंह अदम गोंडवी बन गए। चाहे दिनकर हो या निराला, सबने एक पहचान का चयन जरूर किया। इसी तरह दुष्यंत जी ने भी पहले अपना नाम रखा दुष्यंत त्यागी विकल, लेकिन ये विकलता उन्हें ज़्यादा दिनों तक रास नहीं आई और एक धारदार बेबाक आज़ाद भारत का एक क्रांतिकारी कवि दुष्यंत कुमार नाम से निकल कर आया, जिन्होंने अपनी बात रखने के लिए कोई दरवाज़ा खटखटाने के बजाय सीधे दरवाजे को तोड़ कर अंदर आना बेहतर समझा। कैसे, वो इन लाइनों से हम आपको बता देते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए एक लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सीधी बात कर रहे हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। दुष्यंत जी शुरुआत में रेडियो से भी जुड़े रहे, राइटर, प्रोड्यूसर सभी पदों पर काम किया। यदि ये कहें कि आशिकाना अंदाज में रहने वाली गजल क्रांतिकारी रूप भी ले सकती है, यह इन्हीं की देन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये पहले हैं जिन्होंने गजल को माशूका के प्यार के हिचकोले खाते समुंदर से निकालकर तपते सपाट बीहड़ में लड़ने के लिए भेज दिया। 1974 की ये रचना उदाहरण के तौर पर आपको सुना रहा हूं। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, पेड़ों के भी साये में धूप लगती है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, न हो कमीज तो पैरों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, पूरा भरोसा है इन्हें कि ये मुतमईन है कि ये पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। ये एहतियात जरूरी है इस पहर के लिए, ये एहतियात जरूरी है इस पहर के लिए, सिलदे जुबान शायर की। इन्हें पढ़कर एक एहसास रगों में दौड़ने लगता है। सफर को हम जारी रखेंगे, पर एक काम मैं आपको सौंपना चाहता हूं कि दुष्यंत जी की अगर कोई ऐसी रचना है जिससे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या कोई ऐसी और रचना जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है तो हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही सुकून मिलता है और उनका जवाब देकर हृदय आनंदित हो उठता है। और वापस आते हैं दुष्यंत जी पर।
दुष्यंत जी ने महंगाई, निराशा और पाबंदियों पर सरकारी पद पर रहते हुए बिना किसी लाग लपेट के अपनी कलम तलवार से भी तेज चलाई, और इसके अंजाम भी बहुत बेहतर नहीं हो सकते थे, ये तो वो खुद भी जानते थे। और हुआ भी ठीक वैसा ही। सीधा तलब हुए, वो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, जो कि खुद एक लेखक और कवि थे। अच्छा, जब तलब हुए तो सरकार में इंदिरा जी थी और देश में पाबंदियों का दौर पूरे जोरों पर था। जाहिर है कवि ने चोट भी इन पाबंदियों पर ही की थी, तभी तलब भी हुए। लेकिन मुख्यमंत्री मिश्र जी ने जब इनसे पूछा कि दुष्यंत जी, आप तो सरकारी पद पर हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया, आपकी सरकार के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है, तो सटाक से जवाब आया, साहब आप भी तो लेखक हैं। इन हालातों पर एक लेखक की जनता के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है। और कमरे में सन्नाटा सा छा गया। कविता सांकेतिक है। इंदिरा जी सरकार चला रही हैं जिसमें पाबंदियां बढ़ रही हैं, और जेपी साहब आंदोलन चला रहे हैं जो इसकी खिलाफत करता है। बाकी सफर में आप यहां तक आए हैं तो कविता की पंक्तियों से आप खुद समझ जाएंगे कि कहां पर किसके बारे में बात की जा रही है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर यह तमाशा देखकर हैरान है। खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, ये हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है कि खास सड़कें बंद हैं। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान है। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, मैं चुप कैसे रहूं। हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है, एक बयान है। दुष्यंत जी की एक अंदाज के लिए आलोचना भी खूब हुई, गजल और कविता को मिलाने के लिए, पर ये दुष्यंत हैं, इनके तेवर कहाँ नरम पड़ने वाले थे। ये दो टूक कहते हैं, जनाब मैं हिंदुस्तानी में लिखता हूं और उसी में सुनता भी हूं, क्योंकि जिसे आप हिंदी और उर्दू को मिलाना कहते हैं, मेरे हिसाब से वो हिंदुस्तानी भाषा है जो हमें एक करती है। और इस पर आज के ज़माने के एक जाने माने कवि क्या कहते हैं, कुमार विश्वास साहब, कि हिंदी अगर हमारी माँ है तो उर्दू हमारी मौसी। पर क्या बताएं, ये अंग्रेजी सब की नानी बनकर बैठी है। बात सच भी है, हिंदी और उर्दू को अलग अलग रखने की कोशिश करने वालों की आज भी कमी नहीं है, लेकिन इन दोनों को जोड़कर दुष्यंत जी ने जो लिखा है वो किसी शिलालेख से कम है क्या। सुनिएगा। लफ्ज एहसास से छाने लगे हैं, ये तो हद है। लफ्ज माने छुपाने लगे हैं, ये तो हद है। आप दीवार गिराने के लिए आए थे, आप दीवार उठाने लगे हैं, ये तो हद है। खामोशी शोर से सुनते थे कि घबराती है, खामोशी शोर मचाने लगे, ये तो हद है। जिस्म पहरावों में छुप जाते थे, पहरावों में जिस्म नंगे नजर आने लगे, ये तो हद है। आदमी होठ चबाए तो समझ आता है, आदमी छाल चबाने लगे, ये तो हद है, ये तो हद है। लगभग 70 से 75 के दशक तक इनकी लेखनी एक बदलाव और बेहतर शासन को तलाशती रही। लोकतंत्र की कड़ी आलोचना से कोई गुरेज नहीं था, तो यह इसी बात का नतीजा हो सकता है कि इन्हें साहित्य के लिए कभी कोई सरकारी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। प्रेम वात्सल्य से लेकर सरकारी गलियारे में उथल पुथल मचा देने वाली रचनाएं, जो बाद में जेपी आंदोलन का नारा भी बनी, दुष्यंत ने खूब लिखी। 70 से 75 का ही दशक था जब दुष्यंत अपनी कविताओं में अंगारे पिरोते जा रहे थे। तभी 30 दिसंबर 1975 के रात्रि एक हृदय विदारक सूचना मिली कि मां भारती का यह सपूत अपनी लेखनी पर पूर्ण विराम लगा गया है। जी हां, अचानक हृदयघात से उनकी असमय मृत्यु हो गई। जीवन ने उन्हें मात्र 44 वर्ष का समय दिया, पर उन्होंने साबित कर दिया कि यह तो मात्र एक परिवर्तन है। जनमानस के मस्तिष्क पर वे हजारों वर्षों तक राज करेंगे। वो प्रेमियों के दिल को भी बहलाते रहेंगे तो युवाओं के दिल को भी जगाते रहेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो शासन प्रशासन के दिलों में बदलाव का डर भी बने रहेंगे। और हमारे लिए इस महान कवि ने क्या पंक्तियां छोड़ी हैं जो जीवन भर अगर हम पढ़ते रहें तो कभी उदासी में नहीं जा सकते। कितनी भी निचले स्तर पर आप हों, आप पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाएंगे। सुनिएगा, अंतिम कविता है आज के इस वीडियो की।
इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही पर गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वचन सीधे सपाट, निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जाके बतियाती तो है। दुख नहीं कोई, देखिए सम्मान नहीं मिला, पहले ही लिख दिया उन्होंने, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या ना हो, ये आकाश सी छाती तो है, आकाश सी छाती तो है। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास, बताइएगा जरूर। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही होगा हमारा सम्मान और उससे भी ऊपर हमारा उत्साहवर्धन। जय हिंद और दुष्यंत जी को ये मेरा नमस्कार।